हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम हमारे राज्यसभा टीवी विशेष के समराइजेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे कि ब्रेग्जिट क्या है। इस वीडियो में राज्यसभा टीवी विशेष व देश देशांतर दोनों का समराइजेशन है, तो वीडियो थोड़ा डिटेल्ड हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की घटना को ब्रेग्जिट कहा जाता है। 2016 में ब्रिटेन के लोगों ने जनमत संग्रह में ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया था। इस जनमत संग्रह के 2 साल हो जाने के बावजूद अभी तक ब्रिटेन की संसद ने इसे मंजूरी नहीं दी है। ब्रेग्जिट के लिए डेडलाइन 29 मार्च 2019 है, परंतु अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। वह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे इसे मंजूरी दिलवाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। हालांकि इस कवायद में उनके सामने बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं, जैसे कि उनके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, चाहे वह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया हो। एवं इस प्रकार की स्थितियों को पार पाने के लिए थेरेसा मे यूरोपीय संघ के लोगों से भी संपर्क में हैं एवं इन देशों से भी थोड़ी नरमी बरतने की प्रयास कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ पेड ग्रुप है जहां पे आप पर्सनल असिस्टेंस ले सकते हैं। आपको वहां हर वीडियो का पीडीएफ, वॉइस मैसेज, स्पेशल पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट 8564880530। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। ब्रेग्जिट को 360 डिग्री व्यू में डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है और ब्रेग्जिट है क्या। उसके बाद बात करेंगे कि यूरोपीय संघ क्या है, क्योंकि यूरोपीय संघ से ही अलग होना चाह रहा है ब्रिटेन, इसलिए यूरोपीय संघ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि ब्रेग्जिट की मांग क्यों की जा रही है और इससे बाहर निकलने का प्रोसेस क्या है, और कुछ मुद्दे जो इस डील से जुड़े हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। और फाइनली ये बात करेंगे कि ब्रेग्जिट का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्रेग्जिट रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने ब्रेग्जिट को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रेजेंट किया। वहाँ पे ये मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाया और 432 के मुकाबले 202 मतों से हार गया। और इसके बाद थेरेसा मे के अगेंस्ट भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो कि पास नहीं हुआ। अर्थात अब थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बनी रहेगी, परंतु इस समझौते के खारिज हो जाने के कारण ब्रिटेन की राजनीति गर्मा गई है। अब अगर संसद समय रहते हुए कोई वैकल्पिक योजना नहीं तैयार कर पाती है, तो ब्रिटेन को 29 मार्च को बिना किसी डील के ब्रेग्जिट करना होगा, क्योंकि 29 मार्च 2019 ब्रेग्जिट की लास्ट डेट है। तो अब ब्रिटेन के पास 2 रास्ते शेष रह जाते हैं। पहला कि इस डेट को स्थगित करे, और दूसरा इस डेट से पहले कोई ऐसी डील लेके आए जो यूरोपियन यूनियन को खुश कर सके और ब्रेग्जिट आराम से हो जाए। तो ये हमने डिस्कस किया कि रिसेंटली ब्रेग्जिट न्यूज़ में क्यों है। अब आगे बात करते हैं कि ब्रेग्जिट है क्या। ब्रेग्जिट 2 वर्ड से मिलके बना है, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, मतलब ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना, जो कि जून 2016 में हुए एक जनमत संग्रह पे आधारित है। इसमें 71% मतदाताओं ने वोटिंग की थी, जिसमें से 52% ने ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया था। ब्रिटेन की जनता ये चाहती है कि ब्रिटेन की पहचान, आज़ादी एवं संस्कृति बनी रहे, क्योंकि जो कंट्री यूरोपियन यूनियन में होती है उसे यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। और ब्रिटेन की जनता ये चाहती है कि अब ब्रेग्जिट हो और ब्रिटेन पे सिर्फ ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए कानून ही चले। तो ये बात हुई कि ब्रेग्जिट है क्या, और ब्रेग्जिट की जो डेट है वह 29 मार्च 2019 डिसाइड की गई थी। और इस ब्रेग्जिट के लिए जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उसे ब्रेग्जिट ड्राफ्ट डील कहा जा रहा है। तो ये हमने बेसिक पॉइंट डिस्कस किए ब्रेग्जिट डील के बारे में और ब्रेग्जिट के बारे में कि ये है क्या। अब बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपीय संघ क्या है, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से ही अलग होना चाह रहा है। यूरोपीय संघ एक दिन में नहीं बना है। यूरोपीय संघ 3 या 4 ट्रीटीज़ के थ्रू बना है, जो कि 1957 से शुरू होकर 1993 तक इसका डेवलपमेंट चलता रहा। 1957 में रोम की संधि द्वारा 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से यूरोपीय संघ का उदय हुआ था। वर्तमान में ब्रिटेन सहित 28 देश यूरोपियन यूनियन में है, जो कि आर्थिक एवं राजनीतिक मंच को साझा करते हैं। और यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाए गए कानून सभी देशों पर लागू होते हैं और इसमें 28 आधिकारिक भाषाएं हैं।
2004 में इसकी आधिकारिक करेंसी लॉन्च की गई थी जिसको यूरो करेंसी कहा जाता है और ये सभी देशों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है। अर्थात इन सभी देशों में जो व्यापार होगा वो बिना किसी रोक टोक के हो सकता है और जो नौकरियां होंगी वो भी बिना किसी रोक टोक के हो सकता है। तो ये बात करी कि यूरोपियन संघ का डेवलपमेंट कैसे हुआ और यूरोपियन संघ है क्या और क्या काम करता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। यहाँ पे जो भी ब्लू कलर्ड कंट्रीज़ आपको दिख रही है वो सभी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का हिस्सा है। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहेगा। तो ये हुआ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि ब्रिटेन यूके ईयू का हिस्सा कब बना। देखिए, यूके ने 1973 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद वहाँ पे एक जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें ये पूछा गया कि हमें ईयू में रहना चाहिए या नहीं, एवं फिर अगले 30 सालों तक कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ और 2010 में ऐसी कुछ कंडीशंस, ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी यूके में जिनके बाद फिर से मांग उठने लगी कि हमें ईयू में रहना है या नहीं। फिर डेविड कैमरून प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने 2016 में अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए ये जनमत संग्रह करवाया जिसमें कि ब्रिटेन की जो जनता है उन्होंने 52% लोगों ने इसके पक्ष में वोटिंग की। तो अब हमने ये बात करी कि ब्रिटेन ईयू का हिस्सा कब से है और किस प्रकार इसका आगे आगे डेवलपमेंट हुआ। अब आगे बात करते हैं कि ब्रेग्जिट की मांग हो क्यों रही है। पहला रीज़न है और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है सदस्यता शुल्क। यूरोपियन यूनियन का हर एक सदस्य देश ईयू को कुछ न कुछ सदस्यता राशि चुकाता है और ये राशि उसकी इकोनॉमी साइज पे डिपेंड करता है। और जिस प्रकार ब्रिटेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक साइज का कंट्री है तो उनको जो अमाउंट है वो ज़्यादा चुकानी होती है, परंतु इनके जो रिटर्न्स इनको मिल रहे हैं वो अपेक्षा से काफ़ी कम मिल रहे हैं, जिस वजह से ये ब्रेग्जिट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एक रीज़न है स्वायत्तता का। स्वायत्तता से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ईयू जो भी नियम बनाएगा वो सभी नियम उसके सभी कंट्रीज़ पे लागू होंगे। अब बात आती है फिशरीज इंडस्ट्री के बारे में। इस इंडस्ट्री में जो यूके का जो ये इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है, परंतु ईयू के जो रूल्स हैं और जो रेगुलेशंस हैं वो इस इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि हम ईयू से अलग होके हमारे खुद के नियम बनाएं और उनके अकॉर्डिंग हम चले जिससे कि हमें बेनिफिट हो। तो स्वायत्तता भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब थर्ड नंबर पे जो एक अलग और रीज़न हो सकता है वो है अर्थव्यवस्था। वैसे तो यूके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, परंतु ईयू का हिस्सा होने की वजह से वह खुद की कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे हैं। तो अब यूके चाहता है कि वह एक फाइनेंशियल सुपर पावर बन के उभरे एवं लंदन को वित्तीय राजधानी बना सके। तो ऐसा करने के लिए वे ईयू को छोड़ के एक खुद की यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इमिग्रेशन वाले इशू पे। जिस प्रकार से सीरिया में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था तो वहाँ से बहुत से लोग इमिग्रेंट बन के यूरोप में आ रहे थे एवं ईयू की जो पॉलिसी है उसको यूके एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, तो वो ईयू को छोड़ के अपनी खुद की नई पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं। अब उसके लिए उन्होंने ब्रेग्जिट का सहारा लिया है। तो ये हमने रीजंस डिसाइड किए एवं डिस्कस किए कि कैसे ब्रेग्जिट करना चाह रहा है ब्रिटेन। अब आगे हम बात करते हैं कि जनमत संग्रह कैसे हुआ था और वो जनमत संग्रह किन कंडीशंस में हुआ था और उसका इम्पैक्ट दुनिया पे क्या हुआ। जिस प्रकार डेविड कैमरून ने 2015 में अपने इलेक्शन कैंपेन में जनमत संग्रह का वादा किया एवं उनको जनमत संग्रह का वादा करने के बाद उनको मेजॉरिटी मिली और उन्होंने अपना वादा निभाया और जून 2016 में उन्होंने जनमत संग्रह करवाया। अब एक बात यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि खुद डेविड कैमरून इस ब्रेग्जिट के पक्ष में नहीं थे, परंतु जनता ने जो जनमत संग्रह में डिसीजन दिया था उसमें था कि हमें ब्रेग्जिट करना है, इसलिए डेविड कैमरून ने अपना इस्तीफा दिया, थेरेसा मे को प्रेसिडेंट बनाया एवं जो ब्रेग्जिट का मामला है उस पर काम आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही ब्रेग्जिट का काम आगे बढ़ा उसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट खुद ब्रिटेन को और यूरोपियन यूनियन को और पूरी दुनिया को देखने को मिले। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट डायरेक्टली बहुत ही बुरी तरीके से गिर गया और जैसे ब्रिटेन के घर और परिवार थे वो गरीब हो रहे हैं और कंपनियां निवेश को लेकर अधिक सतर्क हो रही हैं।
अब बात यह है कि ब्रिटेन को बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये चेतावनी दे दी है कि अगर ब्रेग्जिट लागू हो जाता है तो वो अपना कारोबार ब्रिटेन से समेट लेंगे। उसका रीज़न ये है कि ब्रिटेन को लोग इस प्रकार यूज़ कर रहे थे कि ब्रिटेन में जाके अपना ऑफिस बनाने के बाद वो आगे यूरोप में 28 कंट्रीज़ और जो 27 कंट्रीज़ है वहाँ पे डायरेक्टली बिजनेस कर पा रहे थे बिना किसी रोक टोक के। तो अब ये जो जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन की सदस्यता छोड़ देगा तो उनको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो वो ब्रिटेन को छोड़ के अपना आगे का रास्ता देखेंगे। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ब्रिटेन को, यूरोपियन यूनियन को और पूरे विश्व को देखने पड़ रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन से बाहर से निकला जा रहा है। देखिए, ईयू से बाहर निकलने की प्रक्रिया लिस्बन ट्रीटी के आर्टिकल 50 में दी गई है एवं इस आर्टिकल को लागू करने के बाद ये आर्टिकल वापस नहीं लिया जा सकता और ये तभी वापस लिया जा सकता है जब सभी सदस्य देश इसके लिए सहमत हो। लिस्बन ट्रीटी 2009 में लागू की गई थी एवं इसके तहत सदस्यता छोड़ने की शर्तों पर 27 सदस्य देशों की संसदों की सहमति लेनी जरूरी है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है एवं ईयू से बाहर निकलने के लिए 2 साल का नोटिस पीरियड दिया जाना जरूरी होता है। और अगर कोई देश ईयू को छोड़ देता है और उसके बाद दोबारा वापस आना चाहता है तो आर्टिकल 49 के तहत उस पर विचार किया जाता है। तो ये हमने बात की ईयू से बाहर निकलने का प्रोसेस क्या है और उसमें वापस री एंट्री के लिए क्या प्रोसेस है। अब आगे बात करते हैं कि डील से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं। पहला इशू ये है कि एक दूसरे देशों में रहने वाले ब्रिटेन और यूरोपीय नागरिकों के अधिकारों के बारे में, जैसे कि जो लोग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में रह रहे होंगे और जो लोग यूके में रह रहे होंगे उनके अधिकारों के बारे में, अर्थात ईयू के जो लोग यूके में हैं और यूके के जो लोग ईयू में हैं, इनके अधिकारों के बारे में हमें बात करना होगा, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद उनको उतनी रिलायबिलिटी नहीं होगी जितनी आज है। तो ये हुआ पहला इशू। दूसरे मुद्दे के बारे में जब बात करेंगे तो वो है उत्तरी आयरलैंड का बॉर्डर इशू। और उत्तरी आयरलैंड के बॉर्डर इशू को डिस्कस करने से पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है जिसकी सीमाएं यूरोपीय संघ के सदस्य आयरलैंड से मिलती हैं। दरअसल ये दोनों हिस्से आयरलैंड द्वीप का हिस्सा हैं, आयरलैंड द्वीप का हिस्सा है। अब ऐसे में ब्रेग्जिट के बाद आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच सख्त बॉर्डर कायम करने के हक में न तो ब्रिटेन है और न ही यूरोपीय संघ है। तो अब देखना होगा कि कहाँ पे आयरलैंड है, कहाँ पे उत्तरी आयरलैंड है और पूरा आयरलैंड द्वीप कहाँ पे है। देखिए, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कहाँ पे आयरलैंड है और कहाँ पे उत्तरी आयरलैंड है। देखिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में 2 कंट्रीज़ हैं। पहली है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और दूसरी है यूनाइटेड किंगडम। जो ये कंट्री है ये है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, बट जो ये ब्लू कलर्ड है ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम के 4 पार्ट हैं, पहला वेल्स, दूसरा इंग्लैंड और थर्ड है स्कॉटलैंड और फोर्थ है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इन 4 हिस्सों में मिलके यूनाइटेड किंगडम को बनाया है। तो अब तक क्या हो रहा था, इस आयरलैंड द्वीप पे जहाँ पे 2 कंट्रीज़ है, एक है आयरलैंड जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और एक है नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि इंग्लैंड का हिस्सा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर है भी तो वहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग आपस में आ जा सकते हैं। परंतु जब ब्रिटेन ईयू को छोड़ देगा तो उस वक्त ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग हैं उनको बहुत सी दिक्कत आएगी बॉर्डर लाइन पे। तो इसको कैसे रिजोल्व किया जाए ये भी एक इश्यू है। तो हमने अभी तक 2 इश्यूज़ को डिस्कस किया। पहला, जो लोग ईयू या यूके में एक दूसरी कंट्रीज़ में काम करते हैं उनके अधिकारों के बारे में और दूसरा उत्तरी आयरलैंड बॉर्डर मुद्दा। अब फाइनली हम बात करते हैं कि ब्रेग्जिट का भारत पे क्या इम्पेक्ट होने वाला है, हमारे देश पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, ब्रिटेन में 800 इंडियन कंपनीज़ है, उनमें 1 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं और भारतीय आईटी कंपनियों की 6 से 18% की कमाई सिर्फ ब्रिटेन से है। देखिए, इतनी कंपनियां वहाँ क्यों हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया है कि ब्रिटेन के थ्रू भारतीय लोगों को पूरे यूरोप में बिजनेस करने का मौका मिलता है, इसलिए अधिकतर भारतीय कंपनियाँ ब्रिटेन को प्रीफर करती है। परंतु जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को छोड़ देगा तो भारत के पास वह मौका नहीं रहेगा कि वह पूरे यूरोप को एक्सप्लोर कर सके। इसलिए जब भारतीय कंपनियां वहां के मार्केट को छोड़ेंगी तो ब्रिटेन और भारत और पूरे विश्व के इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारत में कुल एफडीआई का 8% हिस्सा यूके से आता है। इसका असर भारत के कारोबार पर कम पड़ेगा, लेकिन ब्रिटेन के साथ अलग से व्यापारिक समझौते करने पड़ेंगे। सही है, भारतीय कंपनियों की ब्रिटेन में रुचि की एक
बड़ी वजह ये है, ये जो मैंने आपको बता दी है, यूरोप के देशों से भारत को नए करार करने होंगे। हाँ, क्योंकि पहले हम ब्रिटेन के थ्रू पूरे यूरोप में जा सकते थे, लेकिन अब नहीं जा सकेंगे, तो अब उन देशों से हमें अलग से करार करने होंगे। यूके ने हमेशा ईयू में भारत की तरफदारी की है और भारत का साथ दिया है, विशेष रूप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में। अब बात करते हैं कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों के बारे में जिन्होंने ब्रिटेन में और यूरोपीय बाजार में बहुत ही अच्छे कदम जमाए हुए हैं, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा और भी कई कंपनियां हैं। इनको अब यूरोपीय मार्केट में फोकस करने के लिए अलग रास्ते निकालने होंगे, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के थ्रू यूरोपीय मार्केट को एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से भारत पे ब्रेग्जिट का असर पड़ेगा। सो ये हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।